ये सब घपला है। क्या है सर? ये सब घपला है। अरे क्या आपको क्या लगता है ये जब विवाद हो रहा है फॉन्ट को लेकर, स्पेलिंग को लेकर, आपका क्या मानना है इस डिग्री के बारे में? सब तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी जरूर है, शंकास्पद है सब। और मुझे तो ऐसा कि ये सब करने की क्या जरूरत है? भाई हमारे पास डिग्री नहीं है तो नहीं होती, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसा दावा करने के लिए ये सब क्या बवाल बना रखे हैं, कुछ नहीं। और कभी देखा नहीं किसी का। मगर ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इसके आधार पर दिया गया, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कभी कभी दिए जाए तो उसकी डुप्लीकेट दे सकते थे। ऐसा जो कॉन्वोकेशन में दिए जाता है। दो तीन चीजें मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती है। यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है सर, यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है यूनिवर्सिटी का, उसमें वो वी है या बी है, वो क्या है ये जरा बता दें आप। ये सब घपला है। क्या है सर? ये सब घपला है। अरे क्या जनता के सामने सच रखना हर एक की ड्यूटी होती है, वो मैं निभा रहा हूँ। पार्ट 1 के दरमियान उन्होंने जितने दिन के लिए हाजिरी देनी चाहिए वो नहीं दी। मेरे पीरियड्स में तो वो कम थी, तो मैंने उनकी टर्म ग्रांट नहीं की थी। अच्छा। लेकिन दूसरे अध्यापकों ने उनको ओब्लाइज कर दिया। और वो आप कहते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट, कैसे विद्यार्थी थे हमारे प्रधानमंत्री? भाई जो 2-3 बार उन्होंने मेरे क्लास में आए, उसमें भी उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है, लगता नहीं है कि he was simply sitting there without any समझ में आता है या नहीं, वो भी जो प्रश्न होता है। तो आपने कभी संवाद करने की कोशिश की कि भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो वो जो स्पेलिंग है उसमें यू एन आई वो बी जैसा लग रहा है, तो आपने तो उस समय के सर्टिफिकेट देखे हैं, तो उसमें इस तरह का होता था क्या स्पेलिंग का? यस, इट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग डेफिनेटली। और फॉन्ट के बारे में पर जो प्रश्न उठा रहे हैं वो मुझे सच्चा लगता है। तो डुप्लीकेट है तो सब डुप्लीकेट ही है, क्या है कुछ समझ नहीं आता। अगर आपने हमारे उस समय के आज के प्रधानमंत्री और उस समय के आपके पूर्व विद्यार्थी एमए पार्ट 1 के नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में आपका कोई आकलन हो तो आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। उससे मेरे मन में उनके बारे में एक ख्याल दृढ़ हुआ है कि सत्ता प्राप्ति ही उनका लक्ष्य दिखाई देता है। दोस्तों नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आप जानते हैं कि हम जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं उसमें हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई बात ऐसी हो जिसको लेकर बहुत बड़ा शायद विवाद भी खड़ा हो, चाहे वो बात फिर हमारे प्रधानमंत्री के संलग्न भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी अगर तह तक जाने की कोशिश की जाए, चीज़ों को सही तरह से समझने की कोशिश की जाए, बिना किसी बखेड़ा खड़ा किए हुए, या तो ना कोई इसको सेंसिटाइज किए हुए, लेकिन सच जानने की कोशिश करते हुए अगर ये किया जाए तो वो काम हम करते हैं। आप ये बखूबी जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो एमए की जो डिग्री का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को लेकर
आजकल बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ है। आम आदमी पार्टी इसको अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के चल रही है, हमको उससे कोई मतलब है नहीं। वो आम आदमी पार्टी का खुद का पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन ये सवाल क्योंकि आम आदमी पार्टी जब पैदा भी नहीं हुई थी तब भी गुजरात में उठा था, ये सवाल 2007 में भी उठा था, उसके बाद भी 2 बार उठा है, और आज इस बात ने जब तूल पकड़ ली है तब हमने सोचा कि हम कैसे इस पूरे मामले को, सच के पीछे का सच क्या है वो कैसे जानेंगे। हमने कोशिश की कि भैया ये जो एमए जब किया था प्रधानमंत्री जी ने विथ एंटायर पॉलिटिकल साइंस का वो डिग्री जो डुप्लीकेट जो दिखा रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि भाई वो जब परीक्षा देने के लिए बैठे होंगे तो कोई तो उनके साथ होगा जो कहेगा कि हाँ ये हमारे साथ बैठे हुए थे। और क्योंकि उस दौरान भी जो है नरेंद्र मोदी साहब इतने प्रचलित और प्रख्यात और सुविख्यात तो हो ही चुके थे कि वो कोई सामान्य आदमी नहीं थे उस समय। तो अगर वो परीक्षा खंड में बैठे होते तो कुछ लोग होते उनके आसपास, पर हमको ऐसा कोई व्यक्ति हम ढूंढ नहीं पाए, हम सक्षम नहीं थे, या तो हम इतने काबिल नहीं रहे कि किसी को ढूंढ पाए। तो हमने ये कोशिश की कि हम पहुंचे आज फिर ऐसे एक बड़े आदरणीय गुरुजन के पास जो आज 91 साल के हो चुके हैं, और गुजरात का जो शिक्षा जगत है उसमें बहुत बड़ा उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, और उनका नाम है प्रोफेसर जयंती पटेल साहब। और वो जयंती पटेल साहब वो प्रोफेसर है जो उस समय जब नरेंद्र मोदी साहब ने एमए पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जब एडमिशन लिया था रेगुलर, तब वो जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ाते थे, और वो उनसे ज़्यादा सच अब इस स्थिति में कोई हमको बता नहीं सकता कि इस पूरी डिग्री वाले मामले में एक्चुअल क्या है जो देश के लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आज उन्होंने मतलब मैंने कहा कि ही इज़ 91 बट विल गोइंग स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विथ अ गुड हेल्थ, बट फिर भी उम्र का एक तकाजा होता है। तो मैं पहले थोड़ा झिझक रहा था कि मैं इनको परेशान करूं ना करूं, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि सर आप कुछ समय निकाल पाएंगे, तो बड़े प्यार से जो उन्होंने हम कहा कि आप आ जाओ मिलने के लिए। एक समय दिया था उसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि मैं फंस गया था गांधीनगर में, तो बड़े उदार मन से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं शाम को आ जाना। तो मैं फिर आज शाम को आया हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है, और अब आपके लिए ये जो है पूरी बातचीत और ये जो साक्षात्कार है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए। तो डॉक्टर पटेल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM में और दस्तक में, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के सामने सच रखना हर एक की ड्यूटी होती है, और मैं निभा रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं ये बता दूं कि अब सवाल ये है सर, थोड़ा बिल्कुल टू द पॉइंट आएंगे। सवाल ये है कि आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, तब हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो क्या वहाँ के स्टूडेंट थे? और थे तो अगर उसके अब आपके साथ कब तक आपके नीचे पढ़े हैं, और उसके बाद की उनकी यात्रा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। वो पार्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस में एनरोल जरूर हुए थे जी। अगर पार्ट 1 के दरमियान उन्होंने जितने दिन के लिए हाजिरी देनी चाहिए वो नहीं दी। मेरे पीरियड्स में तो वो कम थी, तो मैंने उनकी टर्म ग्रांट नहीं की थी। अच्छा। लेकिन दूसरे अध्यापकों ने उनको ओब्लाइज कर दिया, और वो परीक्षा में बैठे थे पहले, ऐसा कहते हैं। बाद में उन्होंने समझ लिया कि यहाँ इंटरनल करना होगा एमए, तो उनको पूरे दिन के लिए पूरे हाजिरी देनी होगी, इसलिए उन्होंने शायद यहाँ से इंटरनल करने की
कोई कोशिश नहीं की और कहते हैं कि एक्सटर्नली उन्होंने परीक्षा दिया, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो अब देखिए मैं थोड़ा इसका समअप कर दूं। सर का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात यूनिवर्सिटी में जब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, उस समय एमए का जो पहला टर्म था, उस टर्म में रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर दाखिला लिया था, पर क्योंकि वो जो वर्गखंड में जो उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, वो मौजूदगी उनकी रही नहीं थी। तो वो तो एक होती है ना कि आपकी वो एक अटेंडेंस होती है। अगर आप उस लेवल की अटेंडेंस को आप अगर नहीं अचीव करते हो तो फिर आपको परीक्षा देने का अधिकार नहीं होता है। तो दूसरे अध्यापकों ने तो कैसे भी करके जो है इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन पटेल साहब ने कहा कि भैया आपने मेरी जो क्लास चलती थी उसमें आपने रेगुलर अटेंडेंस आपकी है नहीं, पूर्त मात्रा में नहीं है, तो मैं आपको एमए पार्ट 1 का जो पहला टर्म है वो मैं ग्रांट नहीं करूँगा। तो उसके बाद फिर पटेल साहब का कहना है कि उनको ये लगा कि फिर दूसरी टर्म जब आएगी तो उसमें फिर मैं अगर इसी तरह से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं अपने आप को जो है इनरोल करता रहा तो हो सकता है कि मैं फिर एमए क्लियर न कर पाऊँ, ये शायद उनको लगा। और इस वजह से पटेल साहब का कहना है कि उन्होंने फिर जो दूसरी जो टर्म है, 1-2 टर्म में एमए पूरा होता था, तो पहली टर्म तो उन्होंने रेगुलर की, पर दूसरी टर्म में पटेल साहब का ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिर एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने दूसरी टर्म पास की। पर सर, अब इसमें तो सवाल के ऊपर सवाल हो रहे हैं मेरे मन में। आप ये कह रहे हैं कि आप कंफर्म है या नहीं है कि उन्होंने एक्सटर्नल विद्यार्थी के तौर पे एमए पास किया? आप कुछ कंफर्म कह सकते हैं उसके बारे में? मैंने कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। आप तो प्राध्यापक थे ना? यूसी एक्सटर्नल परीक्षा देने वाला कहाँ से बैठता है, कैसे बैठता है, कौन से पेपर लेता है, उसके लिए हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन अनुस्नातक क्लास में पढ़ाते हैं उनको तो मालूम होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे वहाँ तो आते नहीं है, बाहर से परीक्षा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैसे दिया, उसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। उसका कुछ हमें तो पता होता नहीं तो कुछ गप्पा तो नहीं लड़ा सकते। हाँ। अच्छा, ये एक चीज, अब ये जब एमए पार्ट 1 में जब वो आप कहते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट थे हमारे प्रधानमंत्री? कैसे स्टूडेंट, कैसे विद्यार्थी थे हमारे प्रधानमंत्री? भाई जो 2-3 बार उन्होंने मेरे क्लास में आए तो मेरी स्टाइल यह थी कि मैं स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछता और उनसे बात निकालने की कोशिश करता। मैंने उनसे 2-3 बार प्रश्न किए मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, मेरे सामने सिर्फ देखते रहे। बस। और हमारी एक दूसरी पद्धति यह थी कि हम एक वीकली सेमिनार रखते थे, उसमें भी उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है, लगता नहीं है कि he was simply sitting there without any response, जैसे कि उन्हें कुछ समझ में आता है या नहीं, वो भी वो प्रश्न होता है। तो आपने कभी संवाद करने की कोशिश की कि भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, या आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? ऐसा एज ए प्राध्यापक, एज ए प्रोफेसर आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी कभी?
मैंने पूछा कि भाई क्यों ये ऐसा करते हो, क्योंकि हमारा कुछ संबंध हुआ था इंदिरा इमरजेंसी के दरमियान, हम साथ में काम करते थे, तो वो मेरे वहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। तो मैंने कहा तो कब मुझे बहुत काम रहता है और पॉलिटिकली इतना काम रहता है कि मैं पूरा ध्यान नहीं दे सकता। अच्छा, तो ये इनका जवाब हुआ। हाँ, अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि पटेल साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ बड़ा बिल्कुल स्पष्ट सुन रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, तो फिर उसका फिर से जो है एक चीज़ को समअप करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी हो। तो फिर सर, आप जो विषय पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट कौन सा था? पहली बात ये, मैं आऊँगा आपके पास। और दूसरी बात कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस करके कोई सब्जेक्ट, ऐसी कोई डिग्री होती है क्या? हाँ, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होती है जी, मेरी डिग्री भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैं पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 में लिया करता था जी, और पार्ट 2 में मेरे सब्जेक्ट थे अफ्रीकन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल वायलेंस। ये आप पढ़ाते थे उस समय। तो इसमें तो पेपर आपके सब्जेक्ट चूज करने को लेकर भी तो एक विद्यार्थी को एक मिलता है ना पूरा, कि भाई मैं इतने सारे सब्जेक्ट से इसमें से मैं इसको पकड़ के मैं करूंगा एमए अपना। तो नरेंद्र भाई ने कौन से सब्जेक्ट चुने थे, कुछ याद है आपको? एमए पार्ट 1 के सब सब्जेक्ट के नाम मुझे याद नहीं है, मगर मुझे ऐसा ख्याल है एक पॉलिटिकल थॉट था, एक पॉलिटिकल थियरी शायद, और दूसरे मेरे कोई सब्जेक्ट नहीं थे उसमें। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक होगा शायद, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, मगर मुझे पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स के ख्याल नहीं थे। और हम ऐसे तो हमारे ब्रोशर में लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे थे, जी, मगर इंटरनल में 7-8 सब्जेक्ट ही ऑफर किए जाते थे। जी, पार्ट 2 में मैंने बताया कि मेरे 2 पेपर से दूसरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे सब सब्जेक्ट होते थे। और कई जो सब्जेक्ट थे उसके लिए कोई किताबें भी नहीं थी, और रेफरेंस मटेरियल भी बिखरा हुआ पड़ता था। तो दूसरे से एक्सटर्नल वाले ये कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे, मगर उन्हें उसके लिए किताबें कहाँ से मिली या रेफरेंस मिला, कैसे कहाँ से मटेरियल मिला, और नहीं हो सकता, वो मिल ही नहीं सकता शायद मुझे, मेरी समझ के अंदर तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को इसमें मुझे लगता है कि मुझे एक बार बता दूं, पटेल साहब का ये कहना है कि एक्सटर्नल में जो विद्यार्थी उस समय एग्ज़ाम देते थे और वो जो सब्जेक्ट्स की जो सूची होती थी, उनका बाहर से कहीं रीडिंग मटेरियल आपको मिल जाए ताकि आप तैयारी करें और आप परीक्षा उत्तीर्ण करें, ये पटेल साहब का कहना है कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये पटेल साहब का कहना है। सर, एक और सवाल, उस समय जो डिग्री दी जाती थी, डिग्री वो कैसे, वो क्या ढांचा था, कैसे टाइप होता था, हाथ से लिखते थे, कैसे होता था डिग्री देना? नहीं, डिग्री तो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के दरमियान दी जाती थी, और उसमें जो डिग्री कुलपति या जिसके हाथों से डिग्री दी जाती थी उनका ऐसे तो कुलपति की साइन होती थी, और डिग्री में किस साल
कौन से सब्जेक्ट में पास किया, एक्सटर्नली पास किया, इंटरनली पास किया, ऐसी डिटेल्स दी जाती थी। और वो परीक्षा के बाद जब कॉन्वोकेशन होता था तब ये डिग्रियां बांटी जाती थी, और जो हाजिर नहीं रहते थे वो पोस्ट से डिग्री मंगवा सकते थे। तो उस समय कैसे टाइप होती थी डिग्रियां? नहीं, वो प्रिंटेड आती थी। आ, उसका एक फॉर्मेट होता था और डेकोरेटिव आइडिया, और उसके बाद उसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी सिग्नेचर, सब्जेक्ट, और किस साल में कहाँ से एक्सटर्नली और इंटरनली किया, ये सब बातें होती थी। मगर जो टाइप होते थे वो वेरी डेकोरेटिव टाइप और हैंड प्रिंटेड भी होते थे। बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है प्रोफेसर जयंती पटेल साहब के साथ, और अब हम जो है मूल प्रश्न पे सीधे चले जाते हैं। सर, मूल सवाल जो आज पूरे देश में उठा है वो ये है कि एक कि जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उस सर्टिफिकेट का जो फॉन्ट है वो कंप्यूटर का फॉन्ट है, और उसमें यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है उसमें वी जो है वो बी दिखता है। आप इतने साल आपने पढ़ा है, आपको पूरे गुजरात में, और आप तो जेएनयू के भी सलाहकार रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी सलाहकार रहे हैं, आपका जो एजुकेशनल जो आपका करियर है वो एक बहुत ही जाजरमान, मतलब बहुत ज्वलंत है एकदम। आपको क्या लगता है ये जब विवाद हो रहा है फॉन्ट को लेकर, स्पेलिंग को लेकर, आपका क्या मानना है इस डिग्री के बारे में? सब ये तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी जरूर है, शंकास्पद है सब। और दूसरे से ऐसा कि ये सब करने की क्या जरूरत है? भाई हमारे पास डिग्री नहीं है तो नहीं है, वो बोल देंगे सबसे। क्योंकि डिग्री बिना के लोगों ने भी इस देश में बहुत बड़ा काम किया है। मगर ये होती, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसा दावा करने के लिए ये सब क्या बवाल बना रखी है? कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ये जो देश के बड़े लीडर्स होते हैं या प्रजा को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ये सब बारे में ऐसा करने की क्या जरूरत होती है? आज ये भी सैड, दुखद बात है, बहुत दुखद बात। आप ने कहा था कि ये घपला है। मुझे मैं जब तक अच्छी तरह से कन्विंस नहीं होता कि ये सब ऐसा है, तब तक मैं कोई अभिप्राय नहीं देता। अच्छा, अब सर उस समय जो के.एस. शास्त्री साहब थे जो वाइस चांसलर थे, हाँ, और अच्छा, ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है सर, वो तो आप कभी भी निकलवा सकते हैं ना, मतलब हाँ, कभी भी निकलवा सकते हैं। तो वो जब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलता है तो उसमें कौन कौन सी चीज होती है जो कंपलसरी है उस सर्टिफिकेट में दिखाना? फिर इस बारे में वो यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है वो उनके डुप्लीकेट दिखाते हैं, वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवाया नहीं है और कभी देखा नहीं किसी का। मगर ऐसा लगता है कि ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट किसके आधार पर दिया गया है? जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कभी कभी दिए जाए तो उसकी डुप्लीकेट ले सकते थे। ऐसा
जो कॉन्वोकेशन में दिया जाता है, ऐसा सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? कुछ समझ में सवाल है मेरा, वो जो स्पेलिंग है उसमें UNI, वो बी जैसा लग रहा है। तो आपने तो उस समय के सर्टिफिकेट देखे हैं, तो उसमें इस तरह का होता था क्या स्पेलिंग कभी? यस, इट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग डेफिनेटली। और फॉन्ट के बारे में पर जो प्रश्न उठा रहे हैं वो मुझे सच्चा लगता है। जो डुप्लीकेट है तो सब डुप्लीकेट ही है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। तो सर एक सवाल है मन में मुझे, अब आपने कहा तो मुझे अभी पूछने का लालच हो रहा है, मन हो रहा है मुझे अभी कि के.एस. शास्त्री साहब के साथ भी हम सब जानते हैं कि वो उनका भी एक कॉलेज हुआ करता था, सोम ललित, और फिर वो बहुत उनके भी बड़े विवाद, अगर उसमें आप बोलना चाहते हो तो मैं मतलब सिर्फ मैं तो जानकारी के लिए, दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, पर क्योंकि वो भी एक उनके बीच में बहुत बड़ा एक विवाद हुआ था। वो जब गुजरात यूनिवर्सिटी एरिया टीचर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, रमेश भट्ट और मैं उस सहमंत्री था जी। बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन में आया और मेरी जगह के शास्त्री को रमेश भाई ने मंत्री बनाया जी। उसी वक्त मैंने रमेश भाई को कहा था कि मैं इस आदमी में मुझे शक है, मैं उससे अच्छा, मुझे वो प्रमाणिक नहीं लगता। कौन? के.एस. शास्त्री। अच्छा। उस वक्त कहा था। और बाद में तो हम एक दूसरे के साथ सतत टकराते रहे हैं जी जी जी। और उन्होंने मेरा प्रमोशन भी समझ रहा हूँ। बाद में बहुत बवाल किया और मुझे जो अपेक्षा थी इतना यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं मिला। जी जी। ऐसे तो मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टडीज में अपॉइंटमेंट मिली थी जी। तो मुझे कहा गया था कि आप यहाँ ही अफ्रीकन स्टडीज डेवलप करें। तो मैंने मुंबई की ऑफर जाने दी और यहाँ रहा। अगर मुझे आगे जाने से जो ये लोग जब सत्ता पर आए तो ये लोग का ये तो पर्सनल बात है, चलिए पर्सनल बात है। मगर मुझे उस आदमी में विश्वास नहीं है। अच्छा, पटेल साहब का कहना है कि जो उस समय के कुलपति थे के.एस. शास्त्री, जिनकी ये सिग्नेचर है नीचे, उनको लेकर काफी उनके बर्ताव और उनकी काम करने की पद्धति और सबको लेकर पटेल साहब कभी सहमत नहीं रहे और उनके बीच में टकराव रहा। तो अकॉर्डिंग टू पटेल साहब, के.एस. शास्त्री साहब वाज नॉट दैट क्रेडिबल पर्सनालिटी। ये मैंने जो आपके शब्द है वो मैंने बिल्कुल बता दिए। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है सर, मैंने बहुत समय दिया आपका और आपने मुझे दिया, मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एक आखिरी सवाल पूछना है, आप क्योंकि राजशास्त्र पढ़ा दे रहे हैं, आपने इतनी लंबी करियर आपकी, पता नहीं कितने कितने स्टूडेंट्स जो है आपके नीचे पढ़ के जो है आज क्या क्या कौन सी पोजीशन पे काम, और वो भी शायद रिटायर्ड हो चुके होंगे, वो भी रिटायर्ड हो चुके होंगे अभी। तो इतनी बड़ी आपकी जब यात्रा रही तो बड़ा स्वाभाविक है कि आप जो है व्यक्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक पहचान सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नहीं, ये बड़ा एक इसमें कोई रॉकेट साइंस होगा नहीं आपके लिए। अगर आप आपके जो पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, हमारे आज के प्रधानमंत्री, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर आपने कोई आकलन किया हो तो वो दर्शकों को बता दें। अगर आपने हमारे उस समय के आज के प्रधानमंत्री और उस समय के आपके पूर्व विद्यार्थी
एमए पार्ट 1 के नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में आपका कोई आकलन हो तो आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। उससे मेरा स्टूडेंट तो थे ही, मगर कई अन्य प्रवृत्तियों में भी वो हमारे साथ रहे, इसलिए उनका परिचय हुआ। फिर उनका आचार विचार देखा, कई उनके साथ काम करने वाले कार्यकरों से भी बातें होती रही। उससे मेरे मन में उनके बारे में एक ख्याल दृढ़ हुआ है कि सत्ता प्राप्ति ही उनका लक्ष्य दिखाई देता है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। मैंने एक लेख भी लिखा है, नरेंद्र मोदी एक मूल्यांकन, जिसमें उनकी कार्य पद्धति के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि वो जिन लोगों के सहारे आगे बढ़े उनको बाजू पर हटा के ये अपना आगे बढ़ते रहे हैं, और सर उनका एक प्रचारक होने की वजह से आरएसएस में उनका एक प्रभाव और वर्चस्व रहा। उन्होंने भरपूर प्रयोग किया और सत्ता हथियाई, और सत्ता आने के बाद अपने जो हरीफ हो सकते हैं, उनसे स्पर्धा कर सकते हैं, उन सबको उन्होंने कैसे हटाया वो तो इतिहास की बात है। तो अब बड़ा खुल के जो है पटेल साहब ने अपना जो मूल्यांकन है उनके पुराने स्टूडेंट और उसके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल रहे, और आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बारे में इस साक्षात्कार को हम अब यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अभी जो बोलूं इसको आप ठीक से सुनिएगा, इसलिए कि मैं अब इसको सम अप करने जा रहा हूं। तो मैं जो समिंग अप कर रहा हूं उसमें आपने जो कहा है उसका मैं एक छोटा सा सार दे दूंगा। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, उस बात का आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि मैं कोई गलत बात जो है आपका अर्थघटन गलत मेरी बात से वहां ना हो जाए दर्शकों के लिए। तो मैं इस कार्यक्रम को, इस साक्षात्कार को अब समाप्त कर रहा हूं। मैं जो पूरा समझा इस पूरी बातचीत में, और जो सर ने कहा भी, वो ये है कि जब ये डिग्री का ये इतना बड़ा विवाद खड़ा हो उठा है, सर का एक कहना ये है कि नरेंद्र मोदी साहब एमए पार्ट 1 में रेगुलर स्टूडेंट थे और क्लासेस में उनकी अटेंडेंस उतनी नहीं थी जिससे उनको टर्म ग्रांट की जाए, इसलिए सर ने ग्रांट नहीं की थी। उसके बाद उनको ये सलाह दी गई कि अगर आप एक्सटर्नल करेंगे तो फिर ये क्लास में अटेंडेंस का मामला नहीं आएगा। पर उन्होंने एक्सटर्नली एमए पार्ट 2 किया है कि नहीं किया है, सर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सर का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके साथ बैठकर उन्होंने एग्जाम दी होगी, ऐसा कोई क्यों मिल नहीं रहा है, ये भी सर का एक सवाल है जो हम सबका भी सवाल है। और उनका कहना है कि जो सब्जेक्ट पसंद किए गए थे वो ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके बारे में मटेरियल इजीली कहीं अवेलेबल हो ही नहीं सकता था, तो कहाँ से उन्होंने तैयारी की होगी, किस हिसाब से उन्होंने पेपर की एग्जाम दी होगी, और दी हो ऐसा कोई होना तो चाहिए कि जो बताए कि इन्होंने एग्जाम दी थी, मैं भाई कि बैठ के लिख रहे थे। सर कह रहे हैं कि इस बारे में भी बड़ी संदिग्ध बात है, और ये जो चीज है वो शंका पैदा करती है उनके एमए क्लियर करने को लेकर, कि उन्होंने एक्चुअली एमए पार्ट 2 क्लियर किया कि नहीं किया। ये जयंती पटेल साहब का भी उनको भी एक शंका है। दूसरा उनका बड़ा साफ कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो डिग्री, जो कन्वोकेशन में डिग्री दी जाती है, उसी डिग्री का डुप्लीकेट देना कोई मतलब नहीं बनता। उनका कहना है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आराम से आप ले सकते हैं, और वही
जो है इक्विवेलेंट इनफ टू योर डिग्री, तो वो क्यों नहीं हुआ? और फिर उसमें जो यूएनआई की जगह जो बी दिख रहा है, सर कह रहे हैं कि वो भी बहुत बड़ा शंका पैदा करने वाला है, और उनका ये कहना है कि ये उस तरह का कभी हुआ नहीं करता था, ये संभव नहीं है। तो कुल मिला के प्रोफेसर जयंती पटेल साहब जो अभी 91 साल पूरा कर चुके हैं और बहुत ही समृद्ध करियर रहा है उनका, कारकिर्दी जो रही बहुत समृद्ध रही है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके नीचे पढ़कर बहुत कुछ कर चुके हैं, और वो रिटायर्ड भी आप तो हो चुके हैं। ऐसे इस स्तर और इस कक्षा और उस समृद्धि से जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है। और ये जब ये कहते हैं कि ये डिग्री वाला मामला है, अगर, और उन्होंने ये भी कहा कि झूठ अगर बोलना, क्यों बोलना डिग्री के बारे में झूठ, उन्होंने साफ कहा कि ये मामला शंकाजनक है, और उस पर खुल के साफ होकर जो है प्रधानमंत्री को सबके सामने आके अगर डिग्री सही है तो यूनिवर्सिटी को फिर जो है इसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग डिग्रियां बड़े शौक से अपने घर पे रखते हैं, अपने ऑफिस पे रखते हैं। तो ये भी कहा, और दूसरा उन्होंने अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन में जो कहा वो ये कहा हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कि सत्ता ही उनका परम ध्येय है, और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रोफेसर जयंती पटेल साहब का आकलन है। विद्यार्थी के तौर पर भी उन्होंने आकलन किया और व्यक्ति के तौर पर भी किया। हमने कहा कि वो जो कहेंगे वही हम दिखाएंगे, हमारे इसमें कोई पर्टिकुलर, हमारा खुद का कोई एंगल नहीं है, और ना कोई अपना कोई दृष्टिकोण है। जो बात थी एज इट इज हमने आप तक पहुंचाई है। अब आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी, आप अपनी कोई राय, प्रतिक्रिया, कमेंट, प्रतिभाव जो भी हो, आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर अगर कार्यक्रम अच्छा लगता है तो भाई हम हमेशा कहते हैं लाइक कर दीजिए, वो एक बेल होता है उसको दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको, है ना। तो जो हम कार्यक्रम करते हैं सब आप देख पाएंगे, और फिर शेयर करिए ताकि जितने ज्यादा लोगों तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं तो हम पहुंचा पाए आप सभी के सहयोग से। तो ये साक्षात्कार यहाँ हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।